नमस्कार दोस्तों, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऑन ग्रिड सिस्टम में जो सोलर का प्लांट लगाया जाता है नेट मीटरिंग वाला, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या क्या क्या हमें पार्ट्स हैं या क्या क्या कहना चाहिए मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को या इसके वीडियो को शेयर करिए ताकि टेक्निकल एजुकेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। एक ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो ये एक मेन हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम का आप बोल सकते हो। मेन तीन ही है पोर्शन इसमें। एक होता है मेरा इनपुट जो मेरा सोलर मॉड्यूल है। दूसरी साइड मेरा होता है जो आप देखोगे इधर राइट हैंड साइड पे, ये है मेरा आउटपुट। ठीक है, जो मेरे घर में जाता है या ग्रिड में जाता है। और बीच में होता है मेरा कंट्रोल सिस्टम जो इसे कंट्रोल करता है, जो कि यहाँ मेरे इन्वर्टर का काम होता है। तो ये मेन तीन ही कंपोनेंट होते हैं एक कंट्रोल सिस्टम में, या कोई भी एक सिस्टम कहिए। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, बीच में उसकी पूरा जो ऑपरेशन होता है उसका, ठीक है, कंट्रोलिंग हो, मॉडिफिकेशन हो, चेंजिंग हो, मॉनिटरिंग हो, ये सारी चीज हमारा कंट्रोल सर्किट करता है। तो वो इसमें जो मेरा इन्वर्टर है वो करेगा। तो मेन इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए, प्रॉपर एक सिस्टम बनाने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके मेरा एक प्रॉपर ऑन ग्रिड सिस्टम बनेगा। डायरेक्ट आप जरूर लगा सकते हैं कि हमने मॉड्यूल रूफ पे रख दिए या बाहर रख दिए रोड पे, उससे आउटपुट जो निकला उसे इन्वर्टर में कनेक्ट करने के लिए भी क्या लगेगा, केबल लगेंगी मुझे। ठीक है, फिर जो इन्वर्टर का आउटपुट निकला है मेरा, उसे मेरे घर में जो लोड से जोड़ना है या नेट मीटर से जोड़ना है, तो उसके लिए भी मुझे केबल लगेगी। अब आप डायरेक्ट मॉड्यूल को यदि रखे हैं तो वो स्थायी तो है नहीं, फिक्स। ठीक है, तो उसे फिक्स करने के लिए हमें क्या लगेगा, माउंटिंग स्ट्रक्चर लगेगा, उसका फिक्सिंग मटेरियल लगेगा। फिर आपकी केबल्स डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते, उसे पाइप में करोगे, उसकी ड्रेसिंग करोगे, है ना। साथ में हमने अभी बीच में कोई भी प्रोटेक्शन स्विच नहीं लगाया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, वो आज हम देखेंगे और उनके क्या यूज हैं ये भी हम समझेंगे। तो आप देख सकते हो, हम सबसे पहले इनपुट साइड से शुरू करते हैं। सोलर मॉड्यूल है मेरा, इसके लिए मुझे क्या क्या लगेगा, माउंटिंग स्ट्रक्चर लगेगा जिसपे हम इसे फिक्स कर सकें ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, है ना, उड़े ना, टूटे ना, ठीक, अपनी जगह से खिसक ना जाए। ऐसा ना हो मैंने साउथ फेसिंग लगाया और घूम के हवा से नॉर्थ फेसिंग हो जाए। तो मुझे माउंटिंग स्ट्रक्चर लगेगा। उस स्ट्रक्चर को फिक्स करने मुझे फास्टनर लगेंगे, एरलडाइट लगेगा, या और भी बहुत सारे फास्टनर केमिकल आते हैं वो लगेगा। सिविल मटेरियल लगेगा, हम पेडेस्टल बनाते हैं, है ना, और उस सिविल मटेरियल को जिसमें भरते हैं उसे हम फर्मा बोलते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट मुझे लगेंगे मॉड्यूल के साथ। अब माउंटिंग स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो आगे वाली स्लाइडों में हम देखेंगे। ठीक है, फास्टनर के टाइप देखेंगे हम, केमिकल क्यों डालते हैं ये भी समझेंगे, सिविल पेडेस्टल क्यों बनाते हैं हम ये भी देखेंगे। तो ये मेरे मॉड्यूल के साथ हो गए मेरे। अब मॉड्यूल के बाद मेरा जो आउटपुट निकला, ठीक है, मॉड्यूल का, वो मेरे इन्वर्टर के लिए इनपुट है। तो उसको जब मैं इन्वर्टर में कनेक्ट करूंगा तो मुझे केबल्स लगेंगी। ठीक है, डीसी केबल लगे, एसी केबल लगे। नॉर्मली तो क्या है, सोलर से डीसी निकल रहा है तो हम डीसी केबल ही यूज करेंगे। तो मेरी डीसी केबल हो जाएगी। अब केबलिंग करने के लिए मुझे उसकी ड्रेसिंग करना पड़ेगी। तो पीवीसी पाइप है, कंड्यूट पाइप है, केसिंग केपिंग है, ये सारी चीज लगेंगी। उसको कंट्रोल करने के लिए स्विचेस लगेंगे, ब्रेकर्स लगेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए एसपीडी, फ्यूज, मॉनिटरिंग डिवाइस लगेंगी, कनेक्टर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये मेरे कंपोनेंट हो गए जो मुझे मॉड्यूल से इन्वर्टर को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो उसमें मुझे ये यूज होंगे। फिर इन्वर्टर का जब मेरा आउटपुट निकलेगा, तो जब मैं इसे अपने घर के एलटी पैनल में या नेट मीटर में कनेक्ट करूंगा तो इसमें भी मुझे क्या लगेगा, ड्रेसिंग करना पड़ेगी केबल की, तो एसी केबल लगेगी, स्विच ब्रेकर्स लगेंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग करना है मुझे अगर, तो मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगेंगी। साथ ही साथ मुझे अब प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग लगती है। ठीक है, अर्थिंग मेरी प्रोटेक्शन के लिए भी लगती है, और इन्वर्टर या मेरा सोलर में कभी कभी ग्राउंड फॉल्ट आता है या आइसोलेशन फॉल्ट आता है तो उसके लिए भी मुझे अर्थिंग कंपलसरी होती है। लाइटिंग अरेस्टर लगेगा मुझे, ठीक है, और एमसीबी ब्रेकर्स लगेंगे। तो ये मेरे मेन कंपोनेंट हैं।
इनको अब हम अंदर की स्लाइडों में अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे कि किस कंपोनेंट का क्या काम होता है और ये कितना नीडेड है। मींस अगर हम इसे लगाना बहुत जरूरी है क्या, या हम इसे छोड़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ये मेरे मेजर कंपोनेंट है। सोलर मॉड्यूल है, ग्रिड टाई इन्वर्टर है, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है, डीसीडीबी, एसीडीबी, डीसी केबल, एसी केबल, अर्थिंग मटेरियल में मेरे इलेक्ट्रोड भी आएंगे, स्ट्रिप या केबल भी आएगी, और अगर केमिकल अर्थिंग है तो उसका केमिकल भी आएगा। कन्वेंशनल अर्थिंग है तो नमक और कोयला, और जो प्लेट हम लगाएंगे जीआई या कॉपर की वो आएगी। लाइटिंग अरेस्टर है मेरा, केबल ड्रेसिंग मटेरियल है, और नेट मीटर है। ये मेजर कंपोनेंट है मेरे एक ऑन ग्रिड सिस्टम के। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल की। तो ये हमारा सोलर मॉड्यूल कुछ इस तरह का दिखता है। मेनली ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मोनोक्रिस्टलीन होता है, जिसमें अभी मोनोपर्क हाफ कट भी आया है मार्केट में। बाईफेशियल, मोनोफेशियल दोनों हैं अवेलेबल। पॉलीक्रिस्टलीन होता है, थिन फिल्म होता है। तो मेनली हम पॉलीक्रिस्टलीन और मोनोक्रिस्टलीन ही यूज करते हैं। थिन फिल्म पहले यूज होता था, अभी ये देखने नहीं मिलता। तो इस तरीके की इसकी डाटा शीट होती है, जिससे हम इसकी अलग अलग रेटिंग देख सकते हैं कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है, आईएससी या आई मैक्स क्या है। ये जो कंडीशन लिखी हैं ये अलग अलग कंडीशन है। एसटीसी कंडीशन होती है, एलआईसी होती है, एचआईसी होती है। एसटीसी मीन्स स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, एलआईसी लो इरेडियंस कंडीशन, एचआईसी हाई इरेडियंस कंडीशन, एलटीसी लो टेम्परेचर कंडीशन, एचटीसी हाई टेम्परेचर कंडीशन। एनओटीसी क्या होती है, नॉमिनल ऑपरेटिंग टेस्ट कंडीशन। वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज, वीमैक्स मैक्सिमम वोल्टेज या वोल्टेज ऑन लोड कंडीशन। ठीक है। आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट, आई मैक्स मैक्सिमम करंट। तो ये अलग अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। हम इनके डिफरेंस भी देख सकते हैं। इन्हें देख के आप पहचान सकते हैं, जो ब्लू दिख रहे हैं, ठीक है, और डॉट डॉट जिसमें है, डायमंड शेप के जो होते हैं जिसमें एज कटी हुई होती है, वो हमारे मोनोक्रिस्टलीन होते हैं। जो ब्लू कलर के होते हैं वो हमारे पॉलीक्रिस्टलीन होते हैं। आप देखो ग्लास कलर लिखा है। जो थिन फिल्म होते हैं वो मेरे डार्क ब्राउन कलर के दिखते हैं, बिल्कुल डार्क। ठीक है, ग्रे कलर का होता है। प्योर ब्लैक भी होते हैं, लेकिन ब्लैक अभी तो नहीं दिखते, ब्राउन ही दिखते हैं, डार्क ब्राउन। एफिशिएंसी आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा मोनोक्रिस्टलीन की होती है, फिर मेरी पॉलीक्रिस्टलीन की होती है, फिर लास्ट में मेरी थिन फिल्म की होती है, एमॉर्फस की। लाइफ स्पान भी देख लीजिए आप, लगभग सभी बराबर रहते हैं, सिर्फ थिन फिल्म जो है उसकी हमारी जो लाइफ है वो कम होती है। एडवांटेज देख सकते हैं आप, ये हाई एफिशिएंसी है, लाइफ स्पान ज़्यादा है, इसका ड्यूरेबल है। ठीक है। पॉलीक्रिस्टलीन का यदि मैं एडवांटेज देखूं तो ये सस्ता होता है ना। एवरेज अगर देखूं मैं, अगर आपसे कोई कहे कि एवरेज या इकोनॉमिकल मॉड्यूल कौन सा है, तो आप कहेंगे पॉलीक्रिस्टलीन है। सस्ता सुंदर टिकाऊ जिसे बोला जाता है ना। आपका जो थिन फिल्म है वो सबसे सस्ता है, लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, मोनोक्रिस्टलीन आपका बहुत महंगा होता है। पॉलीक्रिस्टलीन आपका एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी मींस हमें इसको लगाने मोनो की कंपैरिजन में ज्यादा जगह की जरूरत होती है। और जो थिन फिल्म है ये आपका, ये तो है ही, एफिशिएंसी भी कम है इसकी, जो लाइफ स्पान है इसका, जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी कम है। ठीक। नेक्स्ट आता है मेरा ऑन ग्रिड इन्वर्टर। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चर हैं जिनके इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें जो दिख रही है आपको मेनली हेवेल्स दिख रहा है, बीच में जो है वो के सोलर है, और जो राइट हैंड पे है वो मेरा ग्रोवॉट है। पॉलीकैब, ल्यूमिनस, पावर वन, गुडवी, ऐसे बहुत सारे इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनके आपकी सुविधा अनुसार, ठीक है, रेट किसका कितना है, ठीक है, वारंटी कितनी है उसके ऊपर, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे कुछ स्ट्रक्चर के पैटर्न हैं। अभी तो आप देख रहे हैं मार्केट में एलिवेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा लग रहे हैं। मीन्स जो घर के टावर रहते हैं उन पे नॉर्मली क्या होती है, वाटर टैंक रखे रहते हैं। तो हम जहाँ स्ट्रक्चर लगाते हैं जब उधर पास, तो हम क्या करते हैं, उसकी इतनी हाइट लेते हैं कि नीचे वाटर टैंक रखा रहे इजीली, और उसमें उसका वर्क भी हो जाए। तो 2 मीटर या 2.2 मीटर लेग अगर आप दे रहे हैं तो सफिशियंट है वो आपको। मीन्स सामने अगर 6, 6.5 से 7 फीट हाइट है तो ठीक है आपके लिए।
है ना, तो उन्हें एलिवेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हो गया, कम से कम हाइट रखने में ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि हमसे मेंटेनेंस जो है मॉड्यूल का वो आसान हो जाएगा, माउंटिंग आसान हो जाएगी। कल के दिन अगर मुझे उसे चेंज करना है, रिप्लेसमेंट करना है, तो वो भी इजी हो जाएगा। तो कोशिश करिए हाइट कम से कम ही रखिए आप। ये कुछ स्ट्रक्चर के सैंपल दिए हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के मटेरियल की। बहुत सारे प्रकार के स्ट्रक्चर मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, आपका स्क्वायर पाइप के बनते हैं, वेल्डिंग करके भी आप बना सकते हो एमएस के, जीआई भी अवेलेबल है, हॉट डिप जीआई भी अवेलेबल है। स्क्वायर पाइप जो कहलाता है 40-40 बोलते हैं, 50x50 या 2 इंच बाई 2 इंच बोलते हैं, 1.5x1.5 का बोला जाता है। ठीक है, 100x100 सबसे मोटा जो आता है, 4 इंच बाई 4 इंच का, 6 इंची भी आता है। तो ऐसे जो आपकी नीड है आप उसके अनुसार, जो आपके लेग्स बनाना है, राफ्टर बनाना है, उसमें आप इसे यूज कर सकते हो। लिप चैनल फिर आती है आपकी, ठीक है, 80-40 होती है या आपकी 60-40 होती है, उससे बड़ी भी आती है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके जो मेंबर होता है, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में वो दिखाया है। स्ट्रट चैनल होती है, पर्लिन भी बोलते हैं जिसे हम, स्लॉटेड पर्लिन भी आती है जिसमें हम मॉड्यूल को मिड एंड क्लेम से टाइट कर देते हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप है। ये क्या है, ये पेडेस्टल वर्क है आपका। जब हम स्ट्रक्चर माउंट करते हैं, आरसीसी पे करें या नीचे ग्राउटिंग करें जमीन पे, ग्राउंड माउंटेड जिसे बोलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है। अगर हम आरसीसी पे कर रहे हैं तो हम वहां फास्टनर यूज करेंगे, वहां लीकेज की प्रॉब्लम ना आए या वो फास्टनर काम करते समय हमारे पैरों में ना लगे, तो हम उसके ऊपर नॉर्मल प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी का पेडेस्टल बना देते हैं। ठीक है, हम फर्मा लगाते हैं, उसमें फिर मटेरियल बना के, जो हमारा होता है कंक्रीट, उसमें आपकी रेत रहती है, सैंड सीमेंट होती है और एग्रीगेट गिट्टी होती है, उसे मिक्स करके अलग अलग रेसों में 1-1.5-3, 1-2-4, 1-1-1, है ना, ऐसे करके हम उसका मिक्सचर बना के उसे भर देते हैं। या जब हम ग्राउंड माउंटेड बनाते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, तो उसमें हमें फुटिंग बनाना पड़ती है। तो ये आपकी फुटिंग भी इसमें दिखाई गई है, सिंपल फुटिंग होती है, स्लोप्ड फुटिंग होती है या स्टेप्ड फुटिंग होती है। जैसा हमें उस पर वेट लिफ्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम फुटिंग का सिलेक्शन करते हैं। तो ये आपके पेडेस्टल वर्क हो गए। फिर आते हैं ये मेरे, जो मैं माउंटिंग स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ उसमें बहुत सारे छोटे कंपोनेंट हैं जो उसे फिक्स करके रखते हैं। तो मेरा एंगल कनेक्टर होता है एंगल पे लगाने के लिए। जैसे अगर मैं स्क्वायर पाइप पे राफ्टर लगा रहा हूँ लेग के ऊपर, तो उसका जो ऊपर मैं माउथ काटूंगा लेग का, वो तो प्लेन कटेगा, उसमें एंगल तो कटेगा नहीं। जब मैं उसके ऊपर राफ्टर रखूंगा तो अब मेरा राफ्टर क्या है, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे टिल्ट में लेना पड़ेगा। तो वो टिल्ट करने के लिए हम उसके ऊपर एंगल कनेक्टर लगा देते हैं, तो इससे आसानी से मुझे टिल्ट ले सकता हूँ मैं कितने भी डिग्री एंगल पे। ठीक है, एडजस्टेबल होता है ये। एमएस के नट बोल्ट होते हैं, जीआई के नट बोल्ट होते हैं आपके, और सबसे अच्छे रहते हैं हमारे एसएस के नट बोल्ट, क्योंकि ये रस्टिंग प्रूफ रहते हैं और थोड़े हैवी भी रहते हैं। कॉस्ट वाइज महंगे हैं लेकिन ड्यूरेबल है। मिड क्लैंप होते हैं मेरे, एंड क्लैंप होते हैं। मिड और एंड क्लैंपों को स्प्रिंग स्टड और एलन बोल्ट से लगाया जाता है। एंकर फास्टनर होते हैं स्ट्रक्चर को रूफ पे या वॉल पे, जो मैं ब्रेसिंग लगाता हूँ तो उसे जाम करने के लिए, है ना। आपके घर में जो एलसीडी टीवी भी दीवार पे लगी होती है उसमें भी फास्टनर ही यूज होते हैं। अब फास्टनरों को जब हम होल करके रूफ पे लगाते हैं तो उसमें हमें केमिकल यूज करना चाहिए, ताकि अंदर भी वो चोक हो जाए और लीकेज की या सीपेज की प्रॉब्लम ना आ सके कस्टमर के यहाँ। बेस प्लेट हम लेगों को डायरेक्ट रूफ पे नहीं रख सकते, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, बेस प्लेट लगाना पड़ती है। तो ये मेरी बेस प्लेट इसमें दिखाई गई है। फिर ये आपके देखिए, अभी हमने जो बात की थी वो हमने रूफ पे जो लगा रहे थे या जो ग्राउंड माउंटेड था उनकी थे, वो स्ट्रक्चर हो या उसके कंपोनेंट हो। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हो, जब हम टीन सेट पे लगाते हैं, इंडस्ट्रियल हो या नॉर्मल कस्टमर के यहाँ टीन सेट बना हो कोई, तो वहां जो लगाएंगे तो उधर हम फिर ग्राउटिंग नहीं करेंगे ना हम पेडेस्टल बनाएंगे। वहां तो डायरेक्ट हमें टीन सेट के जो राफ्टर या पर्लिन है या जो टीन है उसमें हमारे स्ट्रक्चर को जाम करना होगा। तो आप इसमें देख सकते हो अलग अलग पैटर्न दिया है। आप मोनो रेल से लगा सकते हो, माइक्रो रेल से लगा सकते हो। अगर फ्लैट है टीन सेट और आपको एक्स्ट्रा एंगल देना है तो आप इस तरीके से ये भी लगा सकते हो। ये देखो आप, ये लेग लगा के हाइट दी गई है इसे, ये छोटा सा लेग दिया है, इसके नीचे ये मोनोरेल टाइट कर दी है, ये ऐसी होती है मोनोरेल आपकी।
ये बाकी ये इंडस्ट्रियल टीन सेट पे आप देख सकते हो ऐसे मॉड्यूल रख के लगा देंगे। तो ये जो है आपके ये टीन सेट के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है। टीन सेट पे जब हम स्ट्रक्चर लगाते हैं तो इसमें हमें क्या क्या लगते हैं, सेल्फ थ्रेड स्क्रू लगा सकते हैं, हम रिवेट ज्वाइंट कर सकते हैं, जो मोनो रेल होती है और माइक्रो रेल होती है ये एल्युमिनियम की भी आती है, और आपकी हॉट डिप जीआई की अगर परलिन है तो आप उसे काट के भी ये बना सकते हैं। ईपीडीएम टेप लगाते हैं हम। ईपीडीएम टेप जब हम मोनो रेल या माइक्रो रेल को टीन सेट पे रखते हैं तो हम टीन सेट और ये हमारी जो रेल है इसके बीच में ईपीडीएम टेप लगा देते हैं। इससे क्या होता है, दोनों के बीच में एक तो क्या है ये एडहेसिव का काम करेगा, दूसरा आने वाले समय में जब कुछ समय बीत जाएगा तो उधर बारिश का पानी जमा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच खराब नहीं होगा, ना मेरा टीन सेट खराब होगा, ना मेरे मोनो या माइक्रो रेल का बैक सरफेस खराब हो पाएगी, है ना। सिलिकॉन सीलेंट आता है आपका, सेल थ्रेड स्क्रू रिवेट के ऊपर लगाया जाता है ताकि वहां से लीकेज ना हो सके मेरा नीचे। इसके बाद आता है मेरा डीसीडीवी। डीसीडीवी क्या है, ये आपका एक कंट्रोल पैनल है जो सोलर से जो भी आउटपुट निकल रहा है उसके करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करता है या स्विचिंग करने के काम आता है। तो ये मेरा डीसीडीवी होता है। जितनी स्ट्रिंग मेरे मैं आउटपुट निकाल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन किया जाता है। एसीडीवी, एसीडीवी क्या है, जो मेरा इन्वर्टर का आउटपुट है वो मेरा एसी सप्लाई होगा। तो एसी सप्लाई मेरी अगर सिंगल फेस है तो मैं वहां सिंगल फेस एसीडीवी लगाऊंगा, थ्री फेस है तो मैं वहां थ्री फेस एसीडीवी लगाऊंगा। और इसमें भी क्या होता है आपका, ये भी जो मेरी सप्लाई में करंट और वोल्टेज है उसको कंट्रोल करने, स्विच करने, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसका सिलेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एसीडीवी डीसीडीवी का, आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर आती है मेरी डीसी केबल। मॉड्यूल और इन्वर्टर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम डीसी केबल का यूज करते हैं। डीसी केबल का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, मेरी स्ट्रिंग का जो वोल्टेज हो रहा है और जो करंट हो रहा है, ठीक है, मोस्टली तो हम करंट ही वो करते हैं कंसीडर कि मेरी स्ट्रिंग का कितना करंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, केबल का सिलेक्शन करते हैं। 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm कौन सी है। तो ये आप देख सकते हो, ये केबल की डाटा शीट है, इसमें ये लास्ट में आप देखो 1.5 mm की केबल है तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 30 एम्पियर है ना। 2.5 स्क्वायर mm जो है उसकी 41 एम्पियर है। तो ये हम इस तरीके से जो हमारी केबल है उसका सिलेक्शन करते हैं डीसी केबल का। ये मेरी एसी केबल हो गई। सिंगल फेज सप्लाई है तो उसमें न्यूट्रल फेस रहेगा, आपका अर्थिंग रहेगा, तो हम 3 कोर भी यूज कर सकते हैं। जब 3 फेज सप्लाई है तो वहां मेरा 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ रहेगा, तो मैं 4 कोर प्लस 1 एक वायर यूज कर सकता हूँ, या फ्लेक्सिबल वायर सिंगल कोर का भी यूज कर सकता हूँ, जितने भी मुझे चाहिए। कॉपर भी यूज हो सकती है, एल्युमिनियम भी यूज हो सकती है, जैसा मेरा काम है उसके अकॉर्डिंग मैं केबल का सिलेक्शन करूंगा। फिर मेरे ये केबल जॉइंट के लिए जो भी मटेरियल मुझे लगता है, अगर मैं केबल को आपस में छील के और जॉइंट बना रहा हूँ, रेड टेल जॉइंट हो, ब्रिटेनिया जॉइंट हो, कोई भी जॉइंट हो मेरा, तो मैं वहाँ इंसुलेशन टेप यूज करूंगा ताकि वो मेरा शॉक प्रूफ हो, उसको छूने पे झटका ना लगे, करंट ना लगे, लीकेज ना हो। ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो इंसुलेशन टेप यूज करूंगा। डीसी केबल में जब हम जॉइंट लगाते हैं तो हम वहाँ MC4 कनेक्टर यूज करते हैं, हम डायरेक्ट उसे छील के वहाँ कोई भी जॉइंट नहीं बनाते, हम डायरेक्ट कनेक्टर का यूज करते हैं। तो MC4 कनेक्टर होता है, आप देख सकते हो मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर है, जिसमें ये रेड रिंग डली है ये मेल कनेक्टर है मेरा, और ये उसके साथ वाला ये फीमेल कनेक्टर है। ये मेरे वाई कनेक्टर कहलाते हैं। करंट को कंबाइन करने के लिए, ठीक है, या करंट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम वाई कनेक्टर का यूज करते हैं। या इस तरीके से बोलें, दो स्ट्रिंगों को पैरेलल जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाने के लिए, या एक ही स्ट्रिंग को दो भागों में बांटने के लिए हम वाई कनेक्टर का यूज करते हैं। वाई कनेक्टर हो गया। इसी प्रकार से आपके ये क्या है, ये कंबाइनर MC4 है, ठीक है। कैसे, 4 in 1 आउट है, 4 इनपुट डालेंगे और हमको एक आउटपुट मिल जाएगा, या हम एक आउटपुट इनपुट है जो उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो मोस्टली तो हम इसे बांटने में यूज नहीं करते, हम केवल इसे कंबाइन करने में ही यूज करते हैं। जो काम हमारा एजेबी करता है वही काम हम इससे ले सकते हैं। बस एजेबी में क्या फायदा है, हम उधर से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, टेस्टिंग में बहुत आसान हो जाता है।
यहाँ केवल हम इसे ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूज या एमसीबी इसमें यूज नहीं कर सकते। सबसे नीचे जो दिया है ये आप नॉर्मली घरों में भी देखा होगा आपने, एसी वायरों को जब हमको कनेक्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से ऐसे डाल के कनेक्ट कर देंगे, है ना। बोर्ड में या हमारा जो एलटी पैनल बनता है वहां जब हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें ये वहां लगा सकते हैं हम। फिर आता है मेरा अर्थिंग मटेरियल। अर्थिंग मटेरियल बहुत जरूरी है। अगर आप केमिकल अर्थिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रोड लगेगा, जो आपका जीआई का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, कॉपर बाउंडेड हो सकता है ना। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से ये आते हैं आपके इलेक्ट्रोड। फिर आप केमिकल यूज करेंगे तो जहां नॉर्मल प्लेस है वहां बेंटोनाइट पाउडर जो आता है वो आप यूज करिए। जहां ड्राई प्लेस है, बहुत ज्यादा सूखी जगह है, क्योंकि केमिकल हम क्यों डालते हैं, केमिकल हमारी उस जगह पे जहां हमने पिट बनाया है वहां जो मेरी मिट्टी है उसकी नमी को बनाए रखता है। तो अगर नॉर्मल है, हमको कम स्ट्रेंथ की जरूरत है तो हम बेंटो नाइट पाउडर डालेंगे। लेकिन पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल चट्टाने हैं जहां हमको थोड़ी बहुत ही मिट्टी है, तो हम वहां मर्क्योनाइट पाउडर यूज करेंगे, ठीक है। लग होते हैं मेरे कनेक्शन के लिए, और केबल या स्ट्रिप हम यूज कर सकते हैं पिट से जहां तक हमको ले जाना है वो कनेक्शन बनाने के लिए। हम स्ट्रक्चर को जोड़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर और अर्थ पिट के बीच में हम केबल या स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। फिर आता है मेरा लाइटिंग अरेस्टर। ये आप दो प्रकार की पिक देख सकते हैं, अलग अलग आते हैं लाइटिंग अरेस्टर। कॉपर बॉन्डेड भी होता है, कॉपर का होता है ना, ठीक है। ईएसी अभी लाइटिंग अरेस्टर आए हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन बड़े सिस्टमों में लगाते हैं क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। केबल ड्रेसिंग, केबल ड्रेसिंग क्यों जरूरी है, आप देख सकते हो, क्योंकि हमें ये एसीडीवी या डीसीडीवी या इन्वर्टर इनको आपस में इंटर कनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं ड्रेसिंग नहीं करूंगा, ऐसे ही खुले तार लगा दूं, तो वो देखने में मुझको बहुत भद्दा दिखेगा, और साथ में तार आपस में उलझ भी सकते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आके अगर गर्म होते हैं तो मेल्ट होके शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो हम उसे इस तरीके से क्या करते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग में कर देते हैं। अब ड्रेसिंग करने के लिए मुझे अलग अलग जो कंपोनेंट हैं या मटेरियल है उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। पीवीसी कंड्यूट पाइप है, ये जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट कलर का। बेंड एल्बो टी है, जहां ये टर्न हो रहा है वहां हम बेंड या एल्बो लगा सकते हैं। जहां 3 जॉइंट करना है हमको, ठीक है, 3 लाइन निकालना है, वहां हम टी बना देते हैं। सैडल होती है इस पाइप को ठोकने के लिए, ये देखो आप, ये फिक्स करने के लिए है ये। केबल टाई लगती है हमारी। नॉर्मली हम जब ऊपर मॉड्यूल को कसते हैं तो उसके नीचे जो कनेक्शन करते हैं मॉड्यूल से मॉड्यूल, वहां हम केबल टाई का यूज करते हैं। लक्स लगाते हैं हम, और फेरल्स होता है, आगे हम देख लेंगे ये कैसे दिखते हैं। ये आपके आप देख सकते हो, ये पीवीसी पाइप है मेरे, ये केसिंग केपिंग है। कुछ लोग इसे केबल ट्रे भी बोलते हैं, लेकिन हमें केसिंग केपिंग ही बोलना चाहिए। ये बैंड है हमारा, सॉरी ये टी है, नाम गलत लिख गया है, इधर आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये टी है, ठीक है, 3 लाइन निकल रही। ये मेरे बैंड है, ये मेरा एल्बो है, ये मेरा पीवीसी सैडल है। जितनी मेरी केबल अगर मुझे टाइट करना है, फिक्स करना है, तो केबल की जो डाया है उसके अकॉर्डिंग लूंगा। अगर मुझे पीवीसी पाइप फिक्स करना है तो जो मेरे पीवीसी पाइप का डाया है मैं उसके अकॉर्डिंग ये लूंगा, ठीक है। ये मेरी केबल टाई है। ये जीआई भी आती है और पीवीसी भी आती है, दोनों प्रकार की आती है। आप अगर आउटडोर में यूज कर रहे हैं तो जीआई ही प्रेफर करिए, और अगर इंडोर में है तो आप फाइबर की या प्लास्टिक की यूज कर सकते हैं, पीवीसी की। ये मेरे लक्स हैं, अलग अलग काम के आते हैं, रिंग टाइप आते हैं, यू टाइप आते हैं, है ना, कॉपर के भी आते हैं और जीआई के भी आते हैं। ये पिन टाइप है, ये पिन टाइप लग है, ये पिन टाइप लग है, ये पिन टाइप लग है। तो ये आप अलग अलग जगह पे इनका यूज होता है। ये आपके फेरल है, या फेरुल भी बोलते हैं कुछ लोग। केबल में मार्किंग करने के लिए फेरुल का यूज किया जाता है। अब मार्किंग की क्यों जरूरत है, माना एक कोई साइड है जहां हमारे डीसीडीवी में 10 स्ट्रिंग आई हैं। अब कौन सी स्ट्रिंग है उसमें हम उसे मार्किंग करने के लिए या तो उसमें व्हाइट पेपर पे लिख के टेप से चिपका दें, या उससे ज्यादा अच्छा है कि ये हम फेरुल लगा दें उसमें, ठीक है। तो इसका उपयोग किस लिए होता है, मार्किंग करने के लिए। किसका, केबल की मार्किंग करने का। ये स्क्रू है मेरे, डीसीडीवी एसीडीवी को जब हम वॉल पे फिक्स करते हैं तो हम वहां डायरेक्ट खील नहीं लगा सकते। हो सकता है आज मैंने खील ठोक के फिक्स कर दिया उसे,
मुझे कल ही चेंज करना पड़े, तो चेंज करने के लिए अब मैं खील निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, डिब्बा टूट भी सकता है, तो मैं वहां क्या करता हूँ, ड्रिल से ड्रिल करके ग्रिप डाल देता हूँ पीवीसी और उसमें स्क्रू से उसे टाइट कर देता हूँ। कल के दिन अगर मुझे खोलना है तो आसानी से मैं स्क्रू खोल के उसे चेंज कर सकता हूँ या उस पर वर्क कर सकता हूँ। फिर आता है मेरा नेट मीटर। ठीक है, नेट मीटर क्या होता है, बाय डायरेक्शनल मीटर है मेरा, जो कि मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रीडिंग को काउंट करता है। बड़े सिस्टमों में या कुछ जगह छोटे सिस्टम में भी जनरेशन मीटर भी लगाया जाता है। तो जनरेशन मीटर क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मीटर होता है, उसका काम सिर्फ जो एनर्जी है उसकी काउंटिंग करना है ना, क्योंकि उसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन की रीडिंग हमें लेना होती है। जो मेरे इन्वर्टर से आउटपुट पावर जा रहा है, हम केवल उसका जनरेशन जो हुआ उसे काउंट करने के लिए उसे रखते हैं, तो वो यूनी डायरेक्शनल होता है मेरा। नेट मीटर मेरा जबकि बाय डायरेक्शनल होता है। अब ये आपकी पीपीए किट है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी हम अगर करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करते हैं। सॉरी। हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम में जो जो कंपोनेंट लगना है आज हमने उन्हें देखा, किस कंपोनेंट का क्या काम है और वो कैसा दिखाई देता है। अगर आपको मार्केट में लेने में दिक्कत हो रही है तो आप ये फोटो दिखा के भी कह सकते हो कि सर हमें ये मटेरियल चाहिए, गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इसमें आपको कोई भी इश्यू या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे मुझसे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।